बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडेज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज फार्माकोलॉजी चेकलिस्ट। तो आज की इस वीडियो के अंदर मेडिकल ग्लोब की चेकलिस्ट आती है, तो वहाँ से हम इसकी रिवीजन करने वाले हैं। ठीक है, फार्माकोलॉजी की। तो आई थिंक आपको शायद विजिबल होगा या शायद ना हो। तो स्टार्ट करते हैं पहले ईएनएस से और ईएनएस की चेकलिस्ट को कवर कर देते हैं। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनोमिमेटिक्स। कोलिनोमिमेटिक्स की क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी फ्लो चार्ट की फॉर्म में अपलोड कर चुका हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो हम यहाँ से थोड़ा बहुत यहाँ से कोलिनोमिमेटिक वगैरह को तैयार कर लेते हैं। ओके, तो जो कोलिनोमिमेटिक होती है ये उनकी क्लासिफिकेशन है, कोलिनोमिमेटिक या कोलिनर्जिक ड्रग्स, या फिर आप इनको यहाँ से भी तैयार कर सकते हो। कोलिनोमिमेटिक को दो कैटेगरी में डिवाइड करती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट होती है वो दोनों रिसेप्टर को स्टिमुलेट करती है, मस्करीनिक को भी निकोटीनिक को भी। मस्करीनिक को स्टिमुलेट करने वाली बिथेनाकोल, मेथाकोलिन, पाइलोकार्पिन, मस्करीन और लोबिलिन है। निकोटीन को स्टिमुलेट करने वाली निकोटीन, वेरानिसिलिन है, सक्सिनाइलकोलिन और नियोनिकोटिनोइड्स होती है। तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनोमिमेटिक है। इनडायरेक्ट के अंदर शॉर्ट एक्टिंग अल्कोहल के अंदर एड्रोफोनियम है। इंटरमीडिएट के अंदर कार्बामेट्स आती है, लाइक नियोस्टिगमिन, फाइजोस्टिगमिन, पायरिडोस्टिगमिन और एम्बिनोनियम है। लॉन्ग एक्टिंग ऑर्गेनोफॉस्फेट के अंदर पैराथियोन, मेलाथियोन, सारिन, ट्यूबिन, इकोथायोफेट और मेट्रोफोनेट आ जाती है। ओके, तो ये कोलिनोमिमेटिक की क्लासिफिकेशन होती है। या फिर आप जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसको एस्ट्रस में भी डिवाइड कर सकते हो और अल्किलार्ड्स में भी डिवाइड कर सकते हो। एस्ट्रस के अंदर एसिटाइलकोलिन है, कार्बाकोल है, बिथेनाकोल और मेथाकोलिन आती है, जबकि अल्किलार्ड्स के अंदर मस्करीन, पाइलोकार्पिन, निकोटीन और लोबिलिन आ जाएगा। ओके, और कुछ इंसेक्टिसाइड के तौर पे भी इस्तेमाल होती है, लाइक नियोनिकोटिनोइड्स है और क्लोथेनाडिन है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ कोलिनोमिमेटिक कवर हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम आगे चलते हैं, इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनोमिमेटिक। तो इनके इफेक्ट्स पूछ रहा है और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कोलिनोमिमेटिक। तो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ कोलिनोमिमेटिक है। तो पहला मस्करीनिक मैकेनिज्म, इसके बाद निकोटीनिक मैकेनिज्म है। अब इनको यहाँ से तैयार कर लेना कि जो मस्करीनिक के जो मिमोनिक होता है वो क्वीन है। ओके, यानी 1, 2, 3 के लिए GQ होता है, जबकि 2 और 4 के लिए GI होता है, जबकि निकोटीनिक वाले आइनोट्रोपिक होते हैं। हम थोड़ा बहुत यहाँ से भी रीड कर लेते हैं कि इनके रिसेप्टर्स किस तरह से आके काम करते हैं। ओके, तो जो मस्करीनिक रिसेप्टर होते हैं सारे के सारे मस्करीनिक रिसेप्टर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर होते हैं, यानी जो 1, 2, 1, 3, 5 ये GQ से कपल्ड होता है, जबकि 2 और 4 GI से कपल्ड होते हैं। जो GQ से कपल्ड होते हैं वो फॉस्फोलाइपेज C को एक्टिवेट कर देते हैं, वो आगे डैक और IP3 वगैरह को प्रोड्यूस कर देगा। जो डैक है वो प्रोटीन काइनेज C को एक्टिवेट करता है, ये वो एंजाइम है जो कि सिक्रेशन करवाता है, जबकि IP3 कैल्शियम को रिलीज करवा देगा। कैल्शियम आगे स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवा देती है। जो M2 और M4 होते हैं एडिनालाइल साइक्लेज से कपल्ड होती है थ्रू GI इनहिबिटरी प्रोटीन। और जो थर्ड मैकेनिज्म है जो कि सेम M2 रिसेप्टर को कपल करता है वाया बीटा गैमा सब यूनिट। ठीक हो गया, यानी जो अल्फा सब यूनिट थे, अल्फा सब यूनिट ने क्या किया था, साइक्लिक एमपी को इनहिबिट कर दिया था। इसके अलावा जो बीटा गैमा सब यूनिट होते हैं वो पोटेशियम चैनल को ओपन कर देते हैं हार्ट के ऊपर। दैट इज वाई हार्ट के ऊपर इनहिबिशन होती है और हम कह सकते हैं कि ब्रेडिकार्डिया, नेगेटिव क्रोनोट्रोपी, नेगेटिव ड्रोमोट्रोपी हो जाती है। निकोटीनिक मैकेनिज्म के अंदर आइनोट्रोपिक रिसेप्टर आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल निकोटीनिक एसिटाइलकोलिन का रिसेप्टर है, ये चैनल प्रोटीन के ऊपर लोकेटेड होता है, जो कि सोडियम और पोटेशियम के लिए स्पेसिफिक होती है। यानी जो रिसेप्टर है वो चैनल प्रोटीन का पार्ट होता है। ओके, जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो चैनल ओपन हो जाएगा, यानी इस केस में जो चैनल है वो रिसेप्टर और इफेक्टर दोनों का काम कर रहा है। जो डिपोलराइजेशन होती है EPSP के जरिए होती है और EPSP आगे एक्शन पोटेंशियल करवा देता है। जो निकोटीनिक रिसेप्टर है सिंपैथेटिक के ऊपर, पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक गैंग्लिया के ऊपर। ठीक है, यानी जो हमारे ऑटोनोमिक गैंग्लिया होती है वहाँ पर NN होता है, जो कि डिफर करता है NM से। ठीक हो गया, हालांकि दोनों आइनोट्रोपिक होते हैं, सोडियम और पोटेशियम डिपोलराइजिंग करंट के जरिए काम करते हैं। अब वो सवाल में पूछ रहा है कि मेजर ऑर्गन सिस्टम बताओ। तो जो मेजर ऑर्गन सिस्टम है, लाइक CNS के ऊपर कॉम्प्लेक्स स्टिमुलेटरी इफेक्ट होता है, लाइक निकोटीन स्मॉल डोजेस के अंदर मूड को बढ़ा देती है, अलर्ट कर देती है। जब हम चाय पीते हैं तो हम काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं, तो अलर्ट हो जाएगा, मूड बढ़ जाएगा, एडिक्शन होती है। ठीक हो गया, लार्ज डोजेस के अंदर सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, फाइसोस्टिगमिन कन्वर्जन कराती है और ज़्यादा कन्वर्जन से बंदा ज़्यादा कंसंट्रेशन से कोमा में चला जाएगा। आइस के ऊपर स्फिंक्टर पेपिलाई की कॉन्ट्रैक्शन करा के मियोसिस करवा देगी, सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करा के साइक्लोस्पैज्म करवा देगी। हार्ट के ऊपर एस नोट की नेगेटिव क्रोनोट्रॉपी कराती है, एट्रिया की कॉन्ट्रैक्टिलिटी को कम कर देती है, जिसको नेगेटिव इनोट्रॉपी कहते हैं। एट्रियो वेंट्रिकुलर नॉट, यानी हम कह सकते हैं कि एट्रिया और एंट्रियो वेंट्रिकुलर नॉट दोनों में रिफ्रैक्टिव पीरियड को अफेक्ट करती है। एट्रियो के ऊपर जो रिफ्रैक्टिव पीरियड है उसको कम कर देती है, कॉन्ट्रैक्टाइल फोर्स को कम कर देती है। यहाँ पर रिफ्रैक्टिव पीरियड को बढ़ा रही है, इसको ध्यान से देख लेना क्योंकि यहाँ पर MCQs आ सकते हैं। इसके अलावा वेंट्रिकल्स के ऊपर ना होने के बराबर इफेक्ट होता है। ब्लड वेसल के ऊपर अनइनहिबिटेड रिसेप्टर्स होते हैं।
ब्रोंकाई के ऊपर ब्रोंकोस्पैज़म है, जीआईटी के ऊपर मोटिलिटी को बढ़ा देगा, पेरिस्टाल्सिस को बढ़ा देगा, स्फिंक्टर की टोन को कम कर देगा, रिलैक्सेशन करवा देगा। लेकिन इसकी एक्सेप्शन गैस्ट्रोएसोफेगल स्फिंक्टर की होती है, जो कि पैरासिम्पैथेटिक या कोलिनोमिमेटिक से एक्टिवेट होता है। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर डायफ्यूजर की कॉन्ट्रैक्शन कराता है, ट्राइगोनल स्फिंक्टर की रिलैक्सेशन कराता है। और हम कह सकते हैं कि पैरासिम्पैथोमिमेटिक या कोलिनोमिमेटिक की वजह से क्या हो सकती है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स एक्टिवेट हो सकता है। स्केलेटल मसल के ऊपर न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट की एक्टिवेशन कराती है, कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ग्लैंड के सेक्रेशन को बढ़ा देती है, चाहे वो स्वेटिंग ग्लैंड हो, चाहे लैक्रिमेशन है, स्लाइवेशन है, ब्रोंकियल सेक्रेशन है, या जीआईटी ग्लैंड एक्टिविटी होती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो ये है इफेक्ट और मैकेनिज्म ऑफ एक्शन तो हो गया। अब मस्क्रीन टॉक्सिटी पूछ रहे हैं, तो जो मस्क्रीनिक टॉक्सिटी होती है इन सबको हम सेपरेट वीडियो में कवर कर चुके हैं, लेकिन अब रिवीजन वाली वीडियोस में भी साथ साथ देख लेते हैं। तो जो मस्क्रीन टॉक्सिटी पूछ रहा है, तो जो मस्क्रीनिक टॉक्सिटी होती है तो उसमें सीएनएस स्टिमुलेशन होती है। जो सीएनएस स्टिमुलेशन 3 से नहीं होती, रट्टा मार लो, कोलिन से, चाहे एसिटाइल कोलिन है, मेथाकोलिन है, एस्टर से नहीं होती, और पाइलोकार्पिन से नहीं होती। पाइलोकार्पिन एल्कलॉइड वाली कैटेगरी से बिलोंग करती है। तो पहला सीएनएस की स्टिमुलेशन होती है, लाइक मूड बढ़ जाएगा, अलर्ट हो जाएगा बंदा, और एडिक्शन हो जाएगा। इसको याद करने का मिमोनिक होता है मैड, बंदा पागल हो गया है। एम से मूड, ए से अलर्टिंग, और ए से एडिक्शन। वैसे मैड कैसे बनता है? हाँ, MED, एडिक्शन से डी आ रहा है। अच्छा, टॉक्सिक इफेक्ट के अंदर जो मियोसिस हो जाएगी, यानी आप तरतीब से चलना, और सीएनएस आता है, फिर आइज आती है, फिर हमारे रिस्पिरेटरी ट्री है, क्योंकि नोज आती है तो नोज में रिस्पिरेटरी सिस्टम आ जाएगा, फिर जीआईटी आती है, तो फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, फिर जेनिटो यूरिनरी आती है, और फिर ग्लैंड्स की सिक्रेशन आती है। अगर आप इस तरतीब को फॉलो करोगे तो आप किसी भी ड्रग के या किसी भी मेजर चैप्टर के टॉक्सिटी को कवर कर सकते हैं, किसी भी ड्रग ग्रुप की टॉक्सिटी को कवर कर सकते हैं, लाइक वो सिम्पैथोमिमेटिक हो, चाहे पैरासिम्पैथोलिटिक हो, चाहे कोलिनोमिमेटिक हो। इस तरतीब को फॉलो करना, पहले सीएनएस को, फिर आइज की तरफ जाना, फिर नोज और रिस्पिरेटरी की बात करना, फिर जीआईटी है, फिर जेनिटो यूरिनरी ट्रैक है, और लास्ट में ग्लैंड्स और ब्लड वेसल को भी देख लेना। ठीक है। जो मस्क्रीन होता है एक मशरूम्स के अंदर होता है, जिसकी वजह से नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऑर्गेनोफॉस्फेट पॉइजनिंग पूछ रहा है, तो जो ऑर्गेनोफॉस्फेट की जो पॉइजनिंग होती है ये टॉक्सिटी है। ठीक है। और आपको पता है कि जो निमोनिक होता है वो डम्बल्स है, डी से डायरिया, यू से यूरिनेशन, फिर आगे एम से बनेगा मियोसिस, ब्रोंको कॉन्स्ट्रक्शन, ब्रैडिकार्डिया, एक्साइटेशन ऑफ स्केलेटल मसल, एंड द सीएनएस, लैक्रिमेशन है, स्लाइवेशन है, स्वेटिंग होती है। इनकी टॉक्सिसिटी को पढ़ लेते हैं। तो जो एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस इनहिबिटर होते हैं, स्पेसिफिकली ऑर्गेनोफॉस्फेट के, ऑर्गेनोफॉस्फेट पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं, लेकिन इसके अलावा टेररिस्ट और क्रिमिनल अटैक के अंदर आ जाती है। मोस्ट टॉक्सिक पैराथियोन होती है। ठीक हो गया। तो पैराथियोन को न्यूट्रलाइज करने के लिए एंटीडोट देते हैं, लाइक एयरट्रोपिन देते हैं, लेकिन इस ड्रग का निकोटिनिक इफेक्ट के ऊपर कोई ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब इससे ये निकोटिनिक टॉक्सिटी को रिवर्स नहीं कर सकती। निकोटिनिक टॉक्सिटी को रिवर्स करने के लिए रिस्पिरेटरी सपोर्ट देते हैं, और इसके अलावा एक्टिव एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस एंजाइम को रीजनरेट कर देते हैं। रीजनरेट कराने वाला जो ड्रग होती है वो प्रेलिडॉक्सिम होती है। ओके। लेकिन अगर एंजाइम फॉस्फेट बाइंडिंग ज़्यादा हो गई है, एजिंग हो गई है, तब प्रेलिडॉक्सिम किसी काम की नहीं होती। जो ऑर्गेनोफॉस्फेट होती है और एग्रीकल्चर एजेंट होती है, लाइक इंसेक्टिसाइड है, हेलमेंथीज है, फॉर एग्जांपल जो मैलाथियोन है, पैराथियोन है, ये इंसेक्टिसाइड या हम कह सकते हैं एंटी हेलमेंथीज ड्रग के फॉर्म में यूज होती है। और कभी कभार आपसे एमसीक्यू में पूछ लेते हैं कि वो कौन सी एंटी हेलमेंथीज ड्रग है जो कोलिनोमिमेटिक है, तो उसका नाम मैट्रिफोनेट है, जबकि मैलाथियोन में स्कैबिसाइड है। और जो हम कह सकते हैं, अगर आप इस टेबल की तरफ आओ तो इंसेक्टिसाइड में मैलाथियोन है, मैलाथियोन इंसेक्टिसाइड और स्कैपिसाइड भी है, नर्व गैसेस और टेररिस्ट अटैक के लिए सैरिन और टैबुन आता है, जबकि मैट्रिफोनेट एंटी हेलमेंथीज ड्रग होती है। तो आप निमोनिक को तैयार कर लेना, तो आपके ऑर्गेनोफॉस्फेट की पॉइजनिंग कवर हो जाएगी। इसके बाद चलते हैं क्लिनिकल यूजेस एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ मस्क्रीनिक ब्लॉकर्स। अब मस्क्रीनिक ब्लॉकर्स की तरफ आ गई है, यानी इस चैप्टर की तरफ। तो ये हम कह सकते हैं कि ये क्लिनिकल यूज़ है, और फिर ये इनकी टॉक्सिटी होती है। इनके लिए भी हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, उन सबको भी देख लेना, और पूरी एएनएस की फार्माकोलॉजी वाली वीडियो है। तो जल्दी जल्दी हम इसके इफेक्ट को देख लेते हैं। लाइक सीएनएस के अंदर जो स्कोपोलामीना मोशन सिकनेस के लिए आती है, पार्किंसन को ट्रीट करने के लिए बेंजोट्रोपिन, बाइपेरिडिन, ट्राइहेक्सीफेनिडाइल आती है, एक्यूट डिस्टोनिया जो कि टिपिकल एंटीसाइकोटिक की वजह से होता है, उसको ट्रीट करने के लिए हम बेंजोट्रोपिन यूज़ करते हैं। आइस के ऊपर मिडरियासिस और साइक्लोप्लीजिया करवाने के लिए एयरट्रोपिन, हेमेट्रोपिन, साइक्लोपेंटानोलेट और ट्रोपिकेमाइड होती है। एयरट्रोपिन 72 आवर्स से ज़्यादा, जबकि हेमेट्रोपिन 24 आ रहा है, साइक्लोपेंटानोलेट 2 से लेकर 12 आ रहा है, जबकि ट्रोपिकेमाइड 0.4 से लेकर 4 आवर तक इस्तेमाल होती है।
ओके। बाकी जनरल एनेस्थीसिया के अंदर ब्रोंकाई की सिक्रेशन को कम करने वाली कौन सी होती है? पारेंटरल एट्रोपिन होती है। इप्राट्रोपियम हम इस्तेमाल कर सकते हैं अस्थमा में और सीओपीडी दोनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं इनहेलेशन के लिए। ठीक हो गया। इप्राट्रोपियम रिलेटिवली लेस टैकीकार्डिया कराती है, लेस कार्डिक एरिथमिया करवाती है, जबकि टियोट्रोपियम, एक्लिडिनियम, ओमिक्लिडिनियम ये स्पेसिफिक होते हैं किसके लिए? सीओपीडी के लिए होते हैं, इनहेलेशन पाथवे से देते हैं। गट के अंदर इसी पेप्टिक डिजीज को ट्रीट करने के लिए एट्रोपिन, मेथस्कोपोलामीन और प्रोपेंथेलिन होती है। ठीक हो गया। इसके अलावा पिरेंज़ेपिन, टिलाज़ेपिन भी यूज़ कर सकते हैं। और लास्ट में आते हैं ब्लेडर, सेकंड लास्ट ब्लेडर। तो ब्लेडर में नॉन सेलेक्टिव ऑक्सीब्यूटानिन ट्रोस्पियम इस्तेमाल होती है माइल्ड सिस्टाइटिस में और यूरोलॉजिकल सर्जरी के बाद। माइल्ड सिस्टाइटिस में ये अर्जेंसी को रिड्यूस कर देती है और यूरोलॉजिकल सर्जरी में ये ब्लेडर स्पाज्म को रिड्यूस कर देती है। बाकी जो M3 सेलेक्टिव है उसमें टोल्टिरोडिन है, डेरिफिनासिन, सोलिफिनासिन, फिसोटोरिडिन है और प्रोपिवेरिन है। ये स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके बाद कोलिनेस्टरेज इनहिबिटर इंटॉक्सिकेशन है, लाइक एट्रोपिन है। एट्रोपिन को जब पारेंटरली देती है लार्ज डोजेस के अंदर तो ये मस्कुलिनिक टॉक्सिसिटी को रिवर्स कर देती है। प्रालिडोक्सिम ये एसिटाइलकोलिन एस्ट्रेस को रीजनरेट कर देती है, स्पेसिफिकली एक्टिव वाला। अब इसकी टॉक्सिसिटी पहुंच रही है तो टॉक्सिसिटी के अंदर निमोनिक होता है, ट्राई एज अ पोन, हॉट एज अ पिस्टल, रेड एज अ बीट और मैड एज अ हिटर। तो जो प्रिडिक्टेबल टॉक्सिसिटी होती है उसमें थर्मोरेगुलेटरी स्वेट ग्लैंड की ब्लॉकिंग हो जाती है, हाइपरथर्मिया हो जाएगा, एट्रोपिन फीवर हो जाएगा, सिक्रेशन सारी रुक जाएगी, चाहे वो स्वेटिंग है, लैक्रिमेशन है, सलाइवेशन होती है, ड्राई एज अ बोन हो जाएगा, टैकीकार्डिया होता है। लेकिन जो इनिशियली जो होता है वो ब्रेडिकार्डिया होता है। ओके, ठीक हो गया। तो इनिशियली ब्रेडिकार्डिया क्यों होता है? क्योंकि जो पोस्ट साइनेप्टिक पे जो रिसेप्टर होते हैं मस्कुलिनिक रिसेप्टर, ठीक है, वो ब्लॉक होना शुरू हो जाती है। ओके, सॉरी, इनिशियली होता ये है कि जो ब्रेडिकार्डिया इसलिए होता है क्योंकि जो प्री सिनेप्टिक मस्कुलिनिक रिसेप्टर होती है वेगस नर्व एंडिंग के ऊपर, ठीक है, जो हार्ट को सप्लाई कर रही होती है वो ब्लॉक हो जाती है। लेकिन फिर इसके बाद क्या होगा? इनिशियल ब्रेडिकार्डिया के बाद फिर टैकीकार्डिया हो जाएगा। तो आप इसको देख लेना। ओके, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ टॉक्सिसिटी है तो टॉक्सिसिटी को ट्रीट करने के लिए फाइसोस्टिकमिन देती है और कूलिंग प्रोवाइड करती है। 3 इसके कॉन्ट्राइंडिकेशन है, इन्फेंट है, ग्लूकोमा है और बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया होती है। बाकी आप इसको यहाँ से भी तैयार कर सकते हो, लाइक CNS के ऊपर सीडेशन होती है। ओके, एंटी मोशन सिकनेस है, लाइक स्कोपोलामीन है, एंटी पार्किंसन एक्शन है, एमनीजिया और डिलीरियम होती है। जबकि आइस के ऊपर साइक्लोप्लेजिया मिलिट्रियासिस है, ब्रोंकाई के ऊपर ब्रोंकोडायलेशन होती है। ओके, ठीक है। GIT के ऊपर रिलैक्सेशन होती है, पेरिस्टाल्सिस स्लो हो जाती है, स्लाइवेशन डिक्रीज हो जाती है, जो M1 और M3 दोनों की वजह से होती है। M3 तो हर इफेक्टर के ऊपर पड़े हुए होती है, लेकिन जो M1 है वो GIT के ऊपर भी पड़े होती है। कुछ M1 आपके ब्लडर के ऊपर पड़े हुए होती है। ओके, हार्ट के ऊपर इनिशियल ब्रेडिकार्डिया होगा लेकिन हाई डोजेस के अंदर टैकीकार्डिया हो जाएगा। ब्लड वेसल्स के ऊपर जो मस्कुलिनिक वेसोडायलेशन ब्लॉक हो जाती है, ये उस वक्त तक नजर नहीं आएगा जब तक कोई ना कोई मस्कुलिनिक एगोनिस्ट मौजूद होगा या नहीं होगा। ठीक हो गया। तो जो आपको पता है कि जो M3 रिसेप्टर्स होते हैं एंडोथेलियम के ऊपर अनइनहिबिटेड होते हैं। फिर हम आ जाते हैं ग्लैंड्स की तरफ। तो ग्लैंड्स में से जो सलाइवेशन है वो रिड्यूस हो जाती है, लैक्रिमेशन भी रिड्यूस हो जाती है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन भी कम हो जाती है, लेकिन रिलेटिवली कम होती है। सबसे ज़्यादा जो कम होती है वो सलाइवेशन है, दूसरे नंबर पे लैक्रिमेशन आती है और सबसे कम गैस्ट्रिक सिक्रेशन होती है। और लास्ट है स्केलेटल मसल। स्केलेटल मसल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ ANS के तैयार कर लेते हैं, बाकी हम आगे चलते हैं। इसके बाद है इफेक्ट ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग है। तो गैंग्लियोनिक ब्लॉकिंग ड्रग्स के क्या इफेक्ट होते हैं? तो अभी हमने इफेक्ट्स देखे थे किसके? अभी हमने इफेक्ट्स देखे थे मस्कुलिनिक ब्लॉकर के। अब हम गैंग्लियोनिक ब्लॉकर के इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो ये वाला जो टेबल है आप कैप्लॉन से तैयार कर लेना। लाइक आपको पता है कि यहाँ पर डिफरेंट ऑर्गन्स लिखे हुए हैं और इफेक्ट ऑफ गैंग्लियोनिक ब्लॉकर है। तो जो गैंग्लियोनिक ब्लॉकर के इफेक्ट है आर्टरियोल के ऊपर होते हैं, वेन्स के ऊपर होते हैं और स्वेट ग्लैंड के ऊपर। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक्टिविटी को ब्लॉक कर देते हैं। बाकी हर जगह के ऊपर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को ब्लॉक कर देते हैं। लाइक आर्टरियोल के ऊपर, वेन के ऊपर और स्वेट ग्लैंड के ऊपर सिंपैथेटिक डोमिनेट कर रहे होते हैं। तो जो आर्टरियोल की सिंपैथेटिक टोन खत्म हो जाएगी तो वेसोडायलेशन हो जाएगा, हाइपोटेंशन हो जाएगा। वेन्स की डायलेशन होगी तो वीनस रिटर्न कम हो जाएगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाएगी और जब स्वेट ग्लैंड की एक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो एनहाइड्रोसिस हो जाएगा। बाकी स्लाइवरी ग्लैंड की एक्टिविटी खत्म तो जीरोस्टोमिया, ब्लैडर की टोन खत्म होगी तो यूरिनरी रिटेंशन हो जाएगा। ठीक है, GIT के ऊपर टोन और मोटिलिटी कम हो जाएगी, कॉन्स्टिपेशन हो जाती है। सिलेरी मसल का साइक्लोप्लेजिया होता है, आइरिस के ऊपर मिलिट्रियासिस होता है, हार्ट के ऊपर टैकीकार्डिया हो जाता है। ठीक हो गया। तो ये सारे इफेक्ट वैसे आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, लेकिन कैप्टॉन के अंदर ज़्यादा अच्छे लिखे हुए हैं। ओके, तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स होती है। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक्स है, दो सिम्पैथोमिमेटिक्स की क्लासिफिकेशन में एक वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका था। यस क्लासिफिकेशन है सिम्पैथोमिमेटिक की। तो जो सिम्पैथोमिमेटिक की क्लासिफिकेशन है इनको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग और बोथ। जो डायरेक्ट एक्टिंग है उसको मज़ीद 3 में डिवाइड कर देते हैं। अल्फा और बीटा एगोनिस्ट है, अल्फा एगोनिस्ट और बीटा एगोनिस्ट होती है। अल्फा और बीटा एगोनिस्ट के अंदर एपिनेफ्रिन, नोरेपिनेफ्रिन और डोपामीन है। एपिनेफ्रिन अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा
2 सबको इक्वली एक्टिवेट करती है, लेकिन जो नोरेपिनेफ्रिन होती है अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1 को स्टिमुलेट करती है, बीटा 2 को नहीं करती। डोपामाइन इनिशियली डोपामाइन अपने रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, फिर बीटा पर, फिर अल्फा पर। लो डोजेस के अंदर एपिनेफ्रिन बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है, हाई डोजेस के अंदर अल्फा को करना शुरू कर देती है। जो अल्फा एगोनिस्ट है उसको मज़ीद 3 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट, अल्फा 1, अल्फा 2। तो जो नॉन सेलेक्टिव के अंदर ऑक्सीमेटाजोलिन है, अल्फा 1 के अंदर फिनाइलेफ्रिन है, मिडोड्रीन है, टेट्राहाइड्रोजोलिन होती है। अल्फा 2 के अंदर क्लोनिडीन है, मिथाइल-टोपा है, प्रोक्लोनिडीन और ब्रीमोनिडीन है। बीटा एगोनिस्ट है उनको 2 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। जो नॉन सेलेक्टिव होती है उसमें आइसोप्रोटीनोल है, जबकि सेलेक्टिव के अंदर बीटा 1, बीटा 2। जो बीटा 1 के लिए सेलेक्टिव होता है वो 2 ब्यूटामीन है, जबकि बीटा 2 को मज़ीद 2 में डिवाइड कर देते हैं, लॉन्ग एक्टिंग और शॉर्ट एक्टिंग। लॉन्ग एक्टिंग के अंदर साल्मेटिरोल, फॉर्मेटिरोल, इंडाकेटिरोल, ओलाडिट्रोल और विलांटिरोल आ जाएगा। शॉर्ट एक्टिंग के अंदर एल्बुटिरोल, मेटाप्रोटिनोल, टर्बिटालिन और रिटोड्रीन होगा। इंडायरेक्ट एक्टिंग के अंदर रिलीजर और रीअपटेक इनहिबिटर होते हैं। रिलीजर के अंदर एम्फेटामिन है, मेथाम्फेटामिन और टेरामिन आ जाएगा, जबकि रीअपटेक इनहिबिटर के अंदर कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट आ जाएगा। बोथ के अंदर इफ्यूड्रीन है। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं आगे की तरफ। तो नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन भी हो गया, क्लिनिकल यूजेस एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक। तो क्लिनिकल यूजेस एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक को देख लेते हैं। तो क्लिनिकल यूज है पहला एनाफिलैक्सिस है, तो एनाफिलैक्सिस के लिए एपिनेफ्रिन यूज़ करते हैं। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर सकते हैं, एंटीहिस्टामिन और कॉर्टिकोस्टेरॉइड वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वो रिलेटिवली ज़्यादा इनके पास एफिकेसी नहीं होती। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद चलते हैं सीएनएस के ऊपर। लाइक सीएनएस के ऊपर जो टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है उसके लिए मिथाइलफेनिडेट होती है। ओबेसिटी, नार्कोलेप्सी और हम कह सकते हैं और टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, यानी जो एम्फेटामिन और मेथाम्फेटामिन टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। मिथाइलफेनिडेट ये भी इस्तेमाल होती है टेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के लिए। और जो कोकीन होती है वो मूड को बढ़ा देती है। लोकल एनेस्थेटिक के तौर पर इस्तेमाल होती है, जिसका इंट्रिंसिक हीमोस्टैटिक एक्शन होता है। ओके, ठीक हो गया। इसके बाद हम चलते हैं आइस की तरफ। तो आइस के ऊपर अल्फा एगोनिस्ट होती है, लाइक फिनाइलेफ्रिन एंड टेट्राहाइड्रोजोलिन होती है। कंजक्टिवल ईचिंग और कंजेशन को मिनिमाइज कर देती है, जो इरिटेशन और एलर्जी की वजह से होता है। फिनाइलेफ्रिन एक मिड्रियाटिक एजेंट भी है। ओके, ठीक हो गया। साइक्लोबिलिजन नहीं करवाते। जबकि अल्फा 2 एगोनिस्ट के अंदर एप्राक्लोनिडिन और ब्रीमोनिडिन आती है, ओपर एंगल ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल होती है। ब्रोंकाई के ऊपर जो साबा होती है एक्यूट अस्थमा के लिए, जबकि प्रोफाइलैक्सिस के लिए लाबा यूज होती है। ठीक है, ओके। बाकी सीवीएस क्लिनिकल एप्लीकेशन है, अगर आपने ब्लड फ्लो को बढ़ाना है, फॉर एग्जांपल हार्ट फेलियर के अंदर या शॉक के अंदर, तो न्यूरोजेनिक शॉक के लिए नोरेपिनेफ्रिन है। बाकी सेप्टिक शॉक और कार्डियोजेनिक शॉक के लिए नोरेपिनेफ्रिन, डोपामिन और डोब्यूटामिन आ जाती है। अगर आपने ब्लड फ्लो को कम करना है या ब्लड प्रेशर को बढ़ाना है तो वेसोकंस्ट्रिक्शन चाहिए, तो इसके लिए लोकल हीमोस्टैटिक के अंदर एपिनेफ्रिन है, डिकंजेस्टेंट के अंदर फिनाइलेफ्रिन है, शॉक के अंदर नोरेपिनेफ्रिन आ जाती है और फिनाइलेफ्रिन आ जाती है। ओके, ठीक हो गया। जबकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन को ट्रीट करने के लिए इफ्यूड्रीन और मिडोड्रीन देती है, जो कि अल्फा 1 एगोनिस्ट होती है। अगर आपने कार्डियक स्टिमुलेशन करवानी है, वो भी एक्यूट वाली, तो एपिनेफ्रिन देंगे, डायरेक्ट दिल के अंदर इंजेक्शन दे देंगे या इंट्रावेनस रूट से देंगे। जबकि आइसोप्रोटिनोल एबी ब्लॉक के लिए इस्तेमाल की जाती है। जेनिटो यूरिनरी ट्रैक्ट के अंदर देखा जाए तो जो बीटा 2 एगोनिस्ट होती है वो रिटोड्रीन और टेरबिटालिन, जो रिटोड्रीन और टेरबिटालिन प्री मैच्योर लेबर को सप्रेस कर देते हैं। इसके अलावा नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग भी है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है और मैग्नीशियम। तो ये 5 ड्रग ऐसी होती है जो कि प्री टर्म लेबर को इनहिबिट कर देती है, सप्रेस कर देती है। इसके अलावा टोसिबान भी यूज़ हो जाती है। एन्यूरिसिस को ट्रीट करने के लिए इफ्यूड्रीन होती है। टॉक्सिसिटी की तरफ आते हैं तो टॉक्सिसिटी के अंदर आपको पता है कि वेज़ोकंस्ट्रिक्शन हो सकती है, कार्डिक एरिथमिया हो सकती है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, हेमरेजिक स्ट्रोक हो सकता है, पल्मोनरी एडीमा हो सकता है, हेमरेजिस हो सकता है। फिनाइल आइसोप्रोपाइलअमीन मॉडरेट डोजेस के अंदर नर्वसनेस, एनोरेक्सिया और इंसोम्निया करवाती है। हाई डोजेस के अंदर एंजाइटी, एग्रेशन और पैरानॉइड बिहेवियर वगैरह इंड्यूस कर देती है। ठीक है, अल्फा 1 एगोनिस्ट हाइपरटेंशन कराती है, बीटा 1 साइनस टैकीकार्डिया और एरिथमिया करवाता है, बीटा 2 स्केलेटल मसल का ट्रॉमा करवाते हैं। कोकेन की वजह से कार्डिक एरिथमिया हो सकता है, इन्फार्क्शन हो सकता है, सीजर्स हो सकते हैं। ठीक है, कार्डिक इन्फार्क्शन है, सीजर है और कार्डिक एरिथमिया होती है। ओके, बाकी हम इसको यहाँ से भी तैयार कर सकते हैं टॉक्सिसिटी को। लाइक हम टेरामीन की देखते हैं तो फिर हाइपरटेंशन है, एरिथमिया है, स्ट्रोक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है, तकरीबन सब में कॉमन है। जो इंडायरेक्ट एक्टिंग है लाइक फिनाइल आइसोप्रोपाइलअमीन है और कोकीन है, इनमें एडिक्शन लाइबिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है। ठीक हो गया, ओके। अब जो फिनाइल आइसोप्रोपाइलअमीन है इसमें एम्फेटामिन आती है, मेथाम्फेटामिन आती है, इफ्यूड्रीन आती है, टेरामीन इसके अंदर नहीं आती होती। ओके, ठीक हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है एपिनेफ्रिन रिवर्सल को एक्सप्लेन करो, फिर इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक ऑन द ब्लड डायनेमिक्स। तो ब्लड डायनेमिक्स आई थिंक इधर लिखी हुई है, नेट कार्डियोवास्कुलर सिस्टम और मेटाबॉलिक इफेक्ट है। ठीक है,
तो वैस्कुलर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं। तो जो अल्फा 1 एगोनिस्ट होते हैं, फिनाइलिफ्रीन है, तो वो वैस्कुलर स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करेगी, स्पेसिफिकली स्किन के अंदर और सबक्लैक्टिंग सर्कुलेशन के अंदर। पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस को बढ़ा देती है, वीनस प्रेशर को भी बढ़ा देती होती है। अब चूंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ा रही है तो ये रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया करवा देती है। अल्फा 2 एगोनिस्ट के अंदर क्लोनिडीन है, जब उसको इंट्रावीनस फॉर्म में देती है या टॉपिकल फॉर्म में देती है लाइक नेजल स्प्रे के फॉर्म में, तो ये वेसोकंस्ट्रक्शन कराती है। लेकिन जब ओरली देती है तो ये सीएनएस में एक्युमुलेट होती है और सिंपैथेटिक आउटफ्लो को ब्लॉक कर देती है। बीटा एगोनिस्ट के अंदर बीटा 2 है तो एल्ब्यूटिरोल, मेटाप्रोटिनोल और टेरब्यूटालिन आती है, जबकि नॉन सिलेक्टिव में आइसोप्रोटिनोल वो आर्टिकुलर टोन को रिड्यूस कर देती है। ठीक है, बीटा 2 रिसेप्टर के जरिए वो वेसोडाइलेशन करवा देती है। ओके, ठीक हो गया। तो जब इसकी वजह से रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया वगैरह चलता होता है। डोपामीन ये वेसोडाइलेशन कराती है सबक्लैक्टिंग सर्कुलेशन के अंदर और रीनल वैस्कुलर बेड के अंदर, क्योंकि ये D1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करती है। अब ये इफेक्ट है, ये यूजफुल होता है शॉक के अंदर। ठीक हो गया, ओके। लेकिन जब डोज को बढ़ाती है तो ये बीटा 1 रिसेप्टर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है और फिर मजीद डोज को बढ़ाती है तो ये अल्फा को एक्टिवेट कर देती है। हार्ट के अंदर बीटा 1 और बीटा 2 दोनों होती है, लेकिन जो बीटा 1 है वो डोमिनेट कर देती है। जो बीटा 1 और बीटा 2 है ये कार्डिक पेसमेकर के रेट को बढ़ा देती है, AV नोट की कंडक्शन वेलोसिटी को बढ़ा देती है और फोर्स को बढ़ा देती है, जिसको कोरोनोट्रोपी, ट्रोमोट्रोपी और इनोट्रोपी कहती है। नेट कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के इफेक्ट को बात कर लेती है। सिम्पैथोमिमेटिक है, जिनका अल्फा और बीटा इफेक्ट दोनों होता है, लाइक नोरेपिनेफ्रिन, तो ये वेगल आउटफ्लो को बढ़ा देती है। ठीक है, ओके, क्योंकि ब्लड प्रेशर को बढ़ा देती है, तो ये रिफ्लेक्स बैरो रिसेप्टर के जरिए वेगल टोन को बढ़ा देगी और ये ब्रैडिकार्डिया करवा देती है। ओके, ठीक हो गया। अब ये जो रिफ्लेक्स वेगल इफेक्ट होता है ये डोमिनेट कर सकता है किसी भी डायरेक्ट बीटा इफेक्ट को। दैट इज वाई कि अगर हम नोरेपिनेफ्रिन को आहिस्ता आहिस्ता देते हैं तो ये ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है और ये ब्रैडिकार्डिया करवा देती है। लेकिन अगर हम रिफ्लेक्स को ब्लॉक कर देते हैं गैंग्लियोनिक ब्लॉकर से या एंटी मस्करिनिक ड्रग से, तो जो नोरेपिनेफ्रिन है वो डायरेक्टली बीटा 1 मीडिएटेड टैकीकार्डिया करवाती है, बीटा 1 मीडिएटेड टैकीकार्डिया। ठीक है, ओके, वरना ये रिफ्लेक्स ब्रैडिकार्डिया करवा रही थी। अगर प्योर अल्फा एगोनिस्ट देती है लाइक फिनाइलिफ्रीन है तो वो हार्ट रेट को स्लो कर देती है बैरो रिसेप्टर रिफ्लेक्स से। लेकिन जो प्योर बीटा एगोनिस्ट होती है लाइक आइसोप्रोटिनोल है वो हमेशा हार्ट रेट को बढ़ा देती है। जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस से इफेक्ट होता है और हार्ट रेट से होता है। अब हार्ट रेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो डायस्टोलिक इंटरवल होता है वो डिटरमिन करता है कि जो ब्लड का आउटफ्लो कितना होगा आर्टीरियल कंपोनेंट से। ठीक है, ओके। जो एड्रीनोसेप्टर्स होते हैं जिनका वैस्कुलर रेजिस्टेंस के ऊपर ज़्यादा एक्शन होता है तो वो अल्फा और बीटा 2 होते हैं। अल्फा 1 ने वेसो कंस्ट्रक्शन करानी है, रेजिस्टेंस को बढ़ा देना है, बीटा 2 ने डायलेशन करवा दी है, रेजिस्टेंस को कम कर देना है। जो पल्स प्रेशर होता है सिस्टोलिक माइनस डायस्टोलिक वो मेनली स्ट्रोक वॉल्यूम से डिटरमिन होता है, जो कि बीटा 1 रिसेप्टर मेनली डिटरमिन करते हैं। तो सिस्टोलिक प्रेशर है वो डायस्टोलिक और पल्स प्रेशर का सम होता है और ये हमेशा अल्फा और बीटा का दोनों का इफेक्ट होता है। ठीक है, ओके, तो आप दोनों को देख लेना। लाइक जो पल्स प्रेशर है वो किससे डिटरमिन होता है, पल्स प्रेशर मेनली होता है किससे, बीटा 1 से, जबकि डायस्टोलिक वाला वो अल्फा से और बीटा से दोनों से होता है। दैट इज वाई अल्फा और बीटा दोनों मिलकर सिस्टोलिक प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो ये नेट कार्डियोवैस्कुलर इफेक्ट हो जाएगा। मेटाबॉलिक और हार्मोनल इफेक्ट की बात करते हैं तो जो बीटा 1 एगोनिस्ट है रेनिन के सिक्रेशन को बढ़ा देती है, बीटा 2 इंसुलिन की रिलीज को या सिक्रेशन को बढ़ा देती है। ओके, इसके अलावा जो ग्लाइकोजिनोलाइसिस बढ़ा देती है बीटा वाले, और हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उस हाइपरग्लाइसीमिया को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए इंसुलिन का लेवल बढ़ जाएगा। अब ग्लूकोज की जो ट्रांसपोर्ट होती है लीवर से इनिशियली हाइपरकैलेमिया के साथ एसोसिएटेड होती है, लेकिन जो पेरिफेरल टिश्यू के अंदर ट्रांसपोर्ट होती है तो वो पोटेशियम के साथ होती है। इन शॉर्ट के इनिशियली क्या होगा, हाइपरकैलेमिया होगा, फिर लेटर हाइपोकैलेमिया हो जाएगा और जो बीटा 3 या वो लाइपोलाइसिस करवा देती है। अब नेक्स्ट हम आ जाते हैं, ओके, तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं, हम एपिनेफ्रिन रिवर्सल की बात करते हैं। तो जो एपिनेफ्रिन रिवर्सल है जिसको फिनोमिना ऑफ डेल भी कहते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जब हम एपिनेफ्रिन के साथ हम क्या देते हैं, नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर देते हैं, तब एपिनेफ्रिन का प्रेशर से डिप्रेसर रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है। क्योंकि अब होता ये है कि जो अल्फा ब्लॉकर है वो अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा, जिसकी वजह से एपिनेफ्रिन का जो इफेक्ट है, लाइक आपको पता है कि जो लार्ज डोज में एपिनेफ्रिन देते हैं तो जो लार्ज डोज के अंदर अल्फा रिसेप्टर को एक्टिवेट करना शुरू कर देती है। लेकिन जब आप अल्फा रिसेप्टर को ब्लॉक किया हुआ है तो एपिनेफ्रिन प्रेशर से डिप्रेसर बन जाएगी, जो कि बीटा 2 से होता है। ये इफेक्ट फिनाइलिफ्रिन से और नोरेपिनेफ्रिन के साथ नहीं होता है, ये सिर्फ एपिनेफ्रिन के साथ ही स्पेसिफिक होता है, क्योंकि ये ड्रग्स बीटा 2 को स्टिमुलेट नहीं करती, क्योंकि बीटा 2 से ही उसने डायलेशन करवानी है। एपिनेफ्रिन रिवर्सल ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की फॉर्म में नजर आता होता है जो ज़्यादा सीवियर होती है। ओके, ठीक हो गया। और जो अल्फा ब्लॉकेट ड्रग होती है वो कुछ फिनोथायोजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स भी होती है और एंटीहिस्टामिन भी होती है। और फिनोथायोजिन एंटीसाइकोटिक ड्रग्स के अंदर मजीद कौन कौन सी आती है, एटलीस्ट आपको नाम आने चाहिए फिनोथायोजिन के। तो जो फिनोथायोजिन है उसके अंदर एग्जाम्पल आती है, ओके, क्लोरप्रोमाजीन है, फ्लूफिनाडीन है और थियोरिडेजिन होती है। अल्फा को, मस्करीनिक को और H1 रिसेप्टर को तीनों को इनहिबिट कर देती है, जबकि कुछ हिस्टामिन ड्रग्स भी होती है वो भी ब्लॉक कर देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, नेट सीवियस इफेक्ट ऑफ सिम्पैथोमिमेटिक।
ओके, तो जो नेट सीवीएस इफेक्ट हो सिम्पैथोमिमेटिक आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, नेट सीवीएस वाले। ओके, तो ये नेट सीवीएस इफेक्ट होते हैं, लाइक सिम्पैथोमिमेटिक नोरएपिनेफ्रिन का बता दिया है, फिर एपिनेफ्रिन का बता दिया है, फिर डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, पल्स प्रेशर है, किन किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड होता है। ओके, बाकी आप इनको यहाँ से भी तैयार कर सकते हो नेट एंड के ऊपर। फॉर एग्जांपल जो फिनालेफ्रिन होती है उसने अल्फा रिसेप्टर को स्टिमुलेट कराना है, तो स्किन और सबक्लैनिक वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, स्केलेटल मसल वेस्कुलर रेजिस्टेंस थोड़ी सी बढ़ती है, रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी बढ़ती है, मीन ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, हार्ट रेट कम हो जाएगा रिफ्लेक्स से। आइसोप्रोटीनोल बीटा 1 बीटा 2 पे जाके बाइंड करती है, बीटा 2 कुछ स्केलेटल मसल के वेसल्स के अंदर पड़े हुए होते हैं, तो उनको इनहिबिट कर देंगे, तो मीन ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा, रिफ्लेक्स टैकीकार्डिया चलेगा। नोरएपिनेफ्रिन है, इसको स्टिमुलेट कराना है अल्फा 1 से, स्केलेटल मसल को भी कुछ ना कुछ कर देना है, ठीक है, रेजिस्टेंस बढ़ा देनी है, और रीनल वेस्कुलर रेजिस्टेंस भी ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। मीन ब्लड प्रेशर फिनालेफ्रिन से ज़्यादा होगा, और इसकी वजह से 2 मैकेनिज्म हो सकते हैं, लाइक जो कंपनसेटरी रिस्पॉन्स है, तो वो कंपनसेट रिफ्लेक्स ब्रैडीकार्डिया चलेगा, लेकिन डायरेक्टली टैकीकार्डिया भी हो सकता है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्लिनिकल यूजेस एंड द टॉक्सिसिटी ऑफ नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर। तो नॉन सिलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर की टॉक्सिसिटी और क्लिनिकल यूजेस पूछ रहा है। ओके, तो हम इसको यहाँ से तैयार कर सकते हैं फ्लो चार्ट से, मैंने सुबह ही वीडियो अपलोड की थी इसके ऊपर। ओके, तो क्लिनिकल यूजेस की तरफ आ जाते हैं। तो क्लिनिकल यूजेस नॉन सिलेक्टिव के और सिलेक्टिव के दोनों को अलग कर देते हैं। तो जो नॉन सिलेक्टिव होते हैं उसको मजीद हम 5 में डिवाइड कर देते हैं। ट्यूमर है, तो ट्यूमर फियोक्रोमोसाइटोमा है, कार्सिनॉइड और मास्टोसाइटोसिस है, उसको ट्रीट करने के लिए फिनॉक्सीबेंजामीन है। तो फिनॉक्सीबेंजामीन ट्यूमर के लिए होती है, फिनॉक्सीबेंजामीन रेनॉल्ड फिनोमिना के लिए होती है, और फिनॉक्सीबेंजामीन स्पेसिफिक होती है किसके लिए, यानी फियोक्रोमोसाइटोमा के लिए, वो भी ट्यूमर में ही आ जाता है। ट्यूमर में फियोक्रोमोसाइटोमा, कार्सिनॉइड और मास्टोसाइटोसिस है। फियोक्रोमोसाइटोमा को मजीद 2 में डिवाइड कर देते हैं, प्री सर्जिकल और ड्यूरिंग सर्जिकल। प्री सर्जिकल के अंदर फिनॉक्सीबेंजामीन, जबकि ड्यूरिंग सर्जिकल के अंदर फेंटोलामीन है। बाकी हर जगह के ऊपर फेंटोलामीन ऐड कर देना, लाइक अगर आपने टिश्यू नेक्रोसिस को कम करना है तब आप फेंटोलामीन दे दोगे, ठीक है। इसके अलावा आप कह सकते हो कि ओके, अगर हाइपरटेंशन अब्यूज ड्रग की ओवरडोज की वजह से हुई है, तो एम्फेटामिन, कोकीन और फिनाइलएसोप्रोपाइलामीन की वजह से हुई है, तो आपने फेंटोलामीन यूज़ करना है। रीबाउंड हाइपरटेंशन क्लोनिडिन की वजह से हुई है, तो फेंटोलामीन यूज़ करना है। रेनॉल्ड फिनोमिना को ट्रीट करने के लिए फिनॉक्सीबेंजामीन है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लिए यूहेम्बिन और फेंटोलामीन होती है। सिलेक्टिव अल्फा 1 ब्लॉकर है, तो वो हाइपरटेंशन के लिए जो यूज़ होते हैं वो प्राजोसिन है, टिराजोसिन है, डॉक्साजोसिन है, जबकि बिनाइन प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया के लिए टैमसालोसिन और सिलोडेसिन होती है। यूरिनरी अर्जेंसी को मिनिमाइज़ कर देती है, यानी जो हेजिटेंसी होती है, अर्जेंसी छोड़ो, हेजिटेंसी को मिनिमाइज़ कर देती है, और यूरिनरी रिटेंशन को मिनिमाइज़ कर देती है, क्योंकि जो अल्फा रिसेप्टर है स्मूथ मसल और प्रोस्टेट के ऊपर और ट्राइगोनोब्लेडर के ऊपर पड़े हुए होते हैं, तो ये उनको क्या करवा देती है, रिलैक्स करवा देती है। ओके, टॉक्सिसिटी की बात करती है, तो टॉक्सिसिटी में सीवीएस के ऊपर ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन है, जिसकी वजह से हार्ट रेट बढ़ेगा, एंजाइना प्रेसिपिटेट हो जाएगा, एपिनेफ्रिन रिवर्सल फिनोमिना भी होगा। इसके बाद बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन पूछ रही है, तो जो बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन होती है, ओके, तो ये क्लासिफिकेशन है, नहीं ये तो क्लिनिकल यूजेस है। तो क्लासिफिकेशन है बीटा ब्लॉकर की, तो ये बीटा ब्लॉकर की क्लासिफिकेशन है 4 बेसिस के ऊपर। रिसेप्टर है, पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटी या लोकल एनेस्थेटिक और फार्माकोकाइनेटिक है। तो जो रिसेप्टर सेलेक्टिविटी होती है इसकी बुनियाद के ऊपर हम 2 में डिवाइड कर देते हैं, नॉन सेलेक्टिव और सेलेक्टिव। तो नॉन सेलेक्टिव के अंदर प्रोपेनोल, टिमालोल, बेटाक्सोलोल, पिंडोलोल और नेडोलोल आती है। पिंडोलोल के पास ये एक्टिविटी है कि इंट्रिंसिक सिम्पैथोमिमेटिक होती है। नेडोलोल का लॉन्ग एक्शन होता है। टिमालोल, बेटाक्सोलोल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि इन दोनों के पास कोई मेम्ब्रेन स्टेबलाइजिंग एक्टिविटी नहीं होती, लोकल एनेस्थेटिक प्रॉपर्टी नहीं होती, और प्रोपेनोलोल के पास ये प्रॉपर्टी है कि ये वाइट ड्रग है जो लिपोफिलिक होती है, हाईली लिपोफिलिक होती है, हाई। तो इन सब की मैंने स्पेशल प्रॉपर्टीज आपको बता दी है। बीटा 1 के अंदर एसबीटालोल है, एसबीटालोल की ये स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि पार्शियल एगोनिस्ट एक्टिविटीज के पास होती है। एटिनोलोल, एस्मालोल, मेटाप्रोलोल, नेबिवलोल, नेबिवलोल के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि नाइट्रिक ऑक्साइड को रिलीज करवा देती है। ठीक हो गया, ओके। तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन की बेस पर भी आप क्लासीफाई कर सकते हो, लाइक शॉर्टेस्ट के अंदर एस्मालोल है, लॉन्गेस्ट के अंदर नेडोलोल आ जाती है। लिपिड सॉल्युबिलिटी की बात करते हो, तो लिपिड सॉल्युबिलिटी में जो एस्बिटोलोल है, एटिनोलोल है, एस्मालोल है, लेबिटोलोल है, नेडोलोल है और नेबिवलोल, इसका मिमोनिक होता है लीन। ओके, जबकि हाई के अंदर प्रोपेनोलोल है, और बाकी को आप मॉडरेट के अंदर डाल देना। इसके बाद वो पूछ रही है ड्रग्स फॉर ग्लूकोमा। तो जो ग्लूकोमा को ट्रीट करने के लिए ड्रग्स यूज़ की जाती है, हम इसको बिक्स से तैयार कर लेते हैं, क्योंकि बिक्स के अंदर कुछ ड्रग्स लिखी हुई है जो मिनी के अंदर मिसिंग है। ओके, तो हम आ जाते हैं इस टेबल की तरफ। ओके, हम यहाँ पे आ गए हैं।
तो जो ओपन एंगल ग्लोकोमा को ट्रीट करने के लिए कौन-कौन सी ड्रग होती है, ओके। तो एक क्लोज़ एंगल को ट्रीट करने के लिए तो मैनिटोल होती है, वो यहाँ पे लिखी हुई नहीं है। अच्छा, ओपन एंगल के लिए जो कोलिनोमिमेटिक होती है, कोलिनोमिमेटिक के अंदर पाइलोकार्पिना, फाइसोस्टिग्मीन ये तो मिनी में लिखा हुआ है, लेकिन कार्बाकोल, इकोथायोफेट और डिमिकेरियम ये नहीं लिखा हुआ। ये सिलेरी मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ट्राबेकुलर मेशवर्क ओपन हो जाएगी और आउटफ्लो को बढ़ा देती है, ठीक हो गया, ओके। अब सारी की सारी ड्रग टॉपिकल फॉर्म में अप्लाई होती है, सिवाय एक के, वो है एस्टाजोलामाइड, कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं, बाकी सारे टॉपिकल होती है। और इसके अलावा जो पोस्ट लेजर है वो एप्लाकोलोनिडीन भी होती है। अल्फा एगोनिस्ट के अंदर नॉन सेलेक्टिव है, तो नॉन सेलेक्टिव में एपिनेफ्रिन और डिपिवेफ्रिन होती है, ओके, जो कि आउटफ्लो को बढ़ा देती है। जबकि अल्फा 2 सेलेक्टिव वो एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को मिनिमाइज कर देती है। एप्राकोलोनिडीन और ब्रीमोनिडीन आता है। बीटा ब्लॉकर के अंदर टिमोलोल, बेटाक्सोलोल, कैटिलोल, लीवोबिनोलोल, मेटिप्रोनोलोल ये एक्वस ह्यूमर की सिक्रीशन को मिनिमाइज कर देते हैं, ओके। यानी अल्फा एगोनिस्ट कुछ और काम करा रही है, बीटा ब्लॉकर कुछ और काम करा रही है। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर की बात करते हैं तो सिक्रीशन को मिनिमाइज कर देते हैं। डोर्सोलामाइड है, ब्रिंजोलामाइड है, एस्टाजोलामाइड है, डाइक्लोरफिनामाइड है, मेथाजोलामाइड है। प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर लेटानोप्रोस्ट है, बिमेटोप्रोस्ट है, ट्राइवाप्रोस्ट है, ऊनोप्रोस्टोन है, जो आउटफ्लो को बढ़ा देते हैं। तो आउटफ्लो को बढ़ाने वाली कौन-कौन सी ड्रग होती है? आउटफ्लो को बढ़ाने वाली प्रोस्टाग्लैंडिन होती है और नॉन सेलेक्टिव अल्फा एगोनिस्ट है। सिक्रीशन को मिनिमाइज करने वाली कौन सी ड्रग होती है? बीटा ब्लॉकर है। और इसके अलावा हम कह सकते हैं कि अल्फा 2 सेलेक्टिव है और कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर होते हैं, जबकि कोलिनोमिमेटिक आउटफ्लो को बढ़ा देती है, ओके। और आउटफ्लो को बढ़ाने वाली नॉन सेलेक्टिव भी होती है, ठीक है। अगर आप इस तरह से पढ़ोगे तो उस तरह याद करना काफ़ी ज़्यादा ईज़ी हो जाएगा। तो हमने एएनएस की चेकलिस्ट को कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।